नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना सिविल लाइन स्थित दमदमा कोठी पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। महानगर में भूमाफिया सभी तरफ सक्रिय हो गए हैं, जिनमें सत्ताधारी पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। ऐसा ही मामला महानगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की दमदमा कोठी का सामने आया है, जहां पर कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा करने की नीयत से बुलडोजर तक चलवा दिया। जब इस बात की जानकारी इसके असली बारिशों को चली तो वो तत्काल ही कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से अपनी शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने इस मामले पर तत्काल रोक लगाए जाने के आदेश किए हैं। फरहा नौशाद एवं मुनव्वर जहां द्वारा जिलाधिकारी से की गई शिकायत में कहा गया है कि उन्हें ये काफ़ी पहले विरासत में मिली थी, उनके पूर्वजों की संपत्ति है, इसलिए उन पर इन्हीं का हक है, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर राम मोहन अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, शिव मोहन अग्रवाल ने उनकी जगह पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर न्यायालय में भी मामला चल रहा है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ पर जेसीबी से सारा निर्माण का कार्य गिरवा दिया और अपने स्तर से यहाँ प्लॉटिंग की कोशिश कर रहे हैं। अगर दमदमा कोठी की बात की जाए तो ये पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ मामला भी है, जो कि पुरातत्व विभाग के ही नियंत्रण में आता है, लेकिन भूमाफियाओं ने इसे भी अब अपने आगोश में लेकर यहाँ प्लॉटिंग का कार्य शुरू करने की नीयत से काम शुरू कर दिया है। खरीदी थी, उससे हमने खरीद ली इंतखाब रहमान साहब से। इंतखाब रहमान साहब से खरीद के हमने हमारा कोर्ट का केस चल रहा टाइम मतलब जिसकी 1 जुलाई फिक्स है उसकी, और 1 जुलाई से पहले ना राम मोहन अग्रवाल ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। एसपी सिटी साहब ने बुलाया कि भाई तोड़फोड़ आप ना करेंगे। एडीएम साहब ने कहा आपने तोड़फोड़ क्यों करी, लेकिन तब भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। न्यायालय में हमारा केस चल रहा है अभी। 1 जुलाई उसकी नियत है उसकी, और इससे पहले ही आपने कराया जा रहा है। आज आप जिलाधिकारी से मिले? आज जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने सारी स्थिति को अवगत कराया। क्या आश्वासन दिया आपको? साहब रिपोर्ट पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया हमारी, उसमें कोई कार्य नहीं होगा, इसमें बीच में कोई कार्य नहीं होगा। जी है उसकी होनी चाहिए, कार्य नहीं होनी। नगर निगम की लापरवाही के चलते अब डॉक्टरों ने भी नालों के ऊपर अपने क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन नगर निगम इस तरफ से अपनी आंखें मूंदे बैठा है। एक तरफ जहां नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ ही नाला सफाई का अभियान चलाए हुए है, तो वहीं अब डॉक्टरों ने नगर निगम के नालों पर कब्जा करके अपने क्लिनिक खोल लिए हैं। लेकिन नगर निगम की क्या हिम्मत जो इनके क्लिनिक पर जाकर यहां अतिक्रमण बता दे और इसको गिराने की हिम्मत कर सके। लगता है आईएमए के सामने नगर निगम अब बौना साबित हो रहा है। तो वहीं ऐसा कोई ठेले वाला या कोई खोखे वाला नाले के ऊपर खड़ा हो जाए तो नगर निगम की जेसीबी उनके अतिक्रमण अधिकारी अवधेश जी के नेतृत्व में तत्काल उसे गिरा देती है। लेकिन अब अगर कोल्ड रोड की बात करें तो यहाँ पर सुपर डेट पैथोलॉजी लैब डॉक्टर अजय अरोड़ा की है, जहाँ पर नाले के ऊपर पूरी तरह से क्लिनिक का कार्य हो रहा है और अंदर ही मेन होल बनाया गया है, जो कि कीचड़ आदि निकालने में काम आता है। इसके अलावा मॉडर्न नर्सिंग होम, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर आर.के. जैन के साथ ही तमाम ऐसी दुकानें हैं जो नाले के ऊपर बनी हैं और आज से नहीं काफी वर्षों से बनी है, लेकिन इन पर कभी भी नगर निगम की जेसीबी चलना तो दूर कोई अधिकारी नोटिस तक भेजने को तैयार नहीं होता। बात जब नाला सफाई की आई तो रिक्वेस्ट करके ही नगर निगम के कर्मचारी इन चिकित्सकों के दुकान के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए और मेन होल खुलवाने के बाद कीचड़ निकालकर अपने रास्ते वापस चले गए। लगता है अब मेयर बीना अग्रवाल भी इस तरफ ध्यान नहीं देंगी, जबकि चुनावी वादों में अतिक्रमण हटाना उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन
मोटे और बड़े लोगों के सामने बीना अग्रवाल के अलावा नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह भी बौने साबित होते नजर आ रहे हैं। अगर अतिक्रमण पूरे शहर से हटाना है तो फिर इन चिकित्सकों को क्यों छोड़ दिया जाता है और छोटे लोगों को इसके लिए क्यों दबा दिया जाता है, जिससे उन छोटे लोगों की रोजी रोटी तो खराब होती है, इसके साथ ही तमाम ऐसे सामान भी नष्ट कर दिए जाते हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। महानगर में बढ़ रहे होटल व्यवसाय पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से होटलों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। महानगर में होटल का व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सराय अधिनियम की अगर बात की जाए तो यहाँ के होटलों का पंजीकरण बहुत ही कम संख्या में है। बताया जाता है कि 12 से लेकर 15 होटल ही यहाँ पर सराय अधिनियम 1968 के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा बाकी जो बचे हैं वो बिना किसी पंजीकरण के खुलेआम चल रहे हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए एडीएम सिटी रणधीर सिंह दूहन ने नोटिस जारी करते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगा है तथा जिन होटलों के पंजीकरण सराय अधिनियम के तहत हैं उनसे फायर आदि की एनओसी भी तलब की है। निर्धारित समय के अंदर ऐसा न होने पर उन्होंने कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा है कि जो होटल मानकों के अनुसार नहीं होंगे उन पर तत्काल कार्यवाही करके उन्हें सील कर दिया जाएगा। उनको मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उसमें चूँकि होटल का रिन्यूअल मेरे द्वारा किया जाता है तो उसमें फायर की एनओसी और जो बाकी जो सराय एक्ट अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जो औपचारिकताएं उनको करनी चाहिए वो उनके द्वारा पूरी नहीं की गई थी। और सराय एक्ट के 1867 में जो है स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि धारा 6 के अंतर्गत उनको लगभग 8 या 9 औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, वो उनके द्वारा नहीं की गई। इसमें 12 जून को ही मैंने नोटिस दिया गया है। सर कुल कितने होटल संचालक हैं जिनके इस तरीके के मानक पूरे नहीं हुए? अभी लगभग मेरे संज्ञान में 12 होटल संचालक का संज्ञान आया है और बाकी में भी मैं जांच कर रहा हूँ। ये तो केवल उन्हीं का मामला है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, और हमारे यहाँ होटल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनमें वो जो है हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुक पाएगा जब तक हमारी अनुमति नहीं। खाद्य विभाग की टीम ने कांट रोड के साथ ही महानगर के विभिन्न इलाकों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ए.के. श्रीवास्तव के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने महानगर के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री वाले स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान सभी दुकानदारों में खलबली मच गई। फ्रेश एंड इजी पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने दूध के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों के भी नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया है। अगर ये नमूने फेल पाए जाते हैं तो खाद्य विभाग की तरफ से इन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय खाद्य पदार्थों में काफ़ी मिलावट की शिकायतें आ रही थीं, जिसे देखते हुए खाद्य विभाग को इसके लिए निर्देशित किया गया था, जो अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। जगह जगह छापेमार कार्यवाही चल रही है। लाओ इधर लाओ इधर लेंगे। बताते चलें कि खाद्य विभाग द्वारा ये कार्यवाही मैगी के सैंपल फेल होने के बाद जारी की गई थी, जो तब से लेकर अब तक जारी है। बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही आने वाले कुछ और महीनों तक जारी रहेगी। जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत आएगी या फिर मिलावट की पुष्टि लैब द्वारा की जाएगी, उनके खिलाफ कार्यवाही खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी। मझोला और लाकड़ी फाजल दूध के 5 नमूने लिए गए हैं।
और यहाँ पर एक दुकान है इजी एंड फ्रेश काउंटर स्टोर है, उसमें अमूल क्रीम और अमूल क्रिस्टल मिल्क के नमूने लिए गए हैं। इस प्रकार कुछ 7 नमूने अभी तक लिए गए हैं और छापेमारी कार्रवाई भी चल रही है और कोशिश की जाएगी और अधिक से अधिक नमूने लिए जाएँ ताकि जो है एमडीए के उपाध्यक्ष का तबादला होने के बाद कमिश्नर के द्वारा जिलाधिकारी को इसका चार्ज दिए जाने के बाद जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने सबसे पहले हर्बल पार्क का निरीक्षण किया, जहां पर खामियां पाए जाने पर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई गई। एमडीए उपाध्यक्ष एसके सिंह का कृषि उत्पादन शाखा में तबादला होने के बाद मंडलायुक्त विपिन कुमार द्विवेदी से एमडीए की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने 12 करोड़ 24 लाख की लागत से बनाए जा रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट हर्बल पार्क का निरीक्षण किया। वह पार्क में निर्माण के नाम पर बरती जा रही अनियमितताओं पर ठेकेदार चंद्रभान को जमकर फटकार लगाई और कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक शाम 7 बजे जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल लाव लश्कर के साथ नया मुरादाबाद के सेक्टर 12 में बनाए जा रहे हर्बल पार्क पहुंचे और पार्क में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बताया जाता है कि जब डीएम ने पार्क में अंडरग्राउंड केबल बिछा देखा और उसमें विद्युत सप्लाई के बाबत ठेकेदार से जानकारी ली तो वो बगले झांकने लगे। डीएम ने तत्काल ही पार्क का कार्य पूर्ण होने से पहले अंडरग्राउंड बिजली के तारों में विद्युत सप्लाई के निर्देश दिए। साथ ही पार्क की रोड की दरारें देखकर उन्होंने उस पर खासी नाराजगी जताई। ठेकेदार को तत्काल सभी कमियों को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बताते चलें कि नया मुरादाबाद में 26 एकड़ जमीन में हर्बल पार्क का निर्माण किए जाने का फैसला सूबे की सरकार ने किया था। कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को दी गई, जिसके लिए 1 दिसंबर 2013 को 12 करोड़ 24 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। मजेदार बात तो यह है कि सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 31 मई 2015 यानी लगभग 53 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्च तक ठेकेदार ने महज 40% कार्य ही पूरा कराया, जिस पर एमडीए ने टेंडर निरस्त करके ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसके बाद कमिश्नर द्विवेदी व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने ठेकेदार पर 50,000 की पेनल्टी ठोक कर काली सूची से मुक्त करते हुए यथा समय पार्क का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। शायद हर्बल पार्क का यही विवाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बीसी सत्येंद्र सिंह को ले डूबा। उनके तबादले के बाद मंडलायुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने शासन द्वारा नए बीसी की नियुक्ति तक डीएम दीपक अग्रवाल को एमडीए की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। बताते चले कि एमडीए का चार्ज मिलते ही जिलाधिकारी ने सबसे पहले सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट हर्बल पार्क में बढ़ती जा रही अनियमितताओं का जायजा लिया और कार्य समय से पूरा न करने पर ठेकेदार चंद्रभान को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एमडीए के सचिव जंग बहादुर यादव, विभाग के एक्सीएन, एई और जेई भी मौजूद थे। यह वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे विद्युत संविदा कर्मियों का धरना पहले ही दिन सिटी मजिस्ट्रेट AK श्रीवास्तव ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर समाप्त करा दिया। महानगर के विद्युत संविदा कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस मामले की जानकारी होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन की तरफ से एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव तत्काल ही मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को शांत कराते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को तत्काल ही संबंधित विभाग को पहुंचा दिया जाएगा और उनकी सभी मांगों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद विद्युत संविदा कर्मियों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ने की बात कही, जिस पर AK श्रीवास्तव सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करा के उनको अपने अपने घर वापस भेज दिया गया।
ठेकेदार और संविदा कर्मचारियों का विवाद काफ़ी दिनों चला आ रहा था और उसमें देखा कई पॉइंट प्रभाव भी थे, उसको बाकायदे डिस्कस किया गया है। जो भी संगतियाँ हैं उसको दूर करने का उपाय किया जा रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति न हो और सबको वेतन चेक से सिस्टमेटिक ढंग से मिले और सबका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ नगर निगम की एक बैठक का आयोजन नगर निगम के सभागार में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजू अंबेडकर ने कहा कि ये संघ का दूसरा चुनाव है, इसमें चुने हुए सभी पदाधिकारी कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं समस्याओं को लेकर संघ संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाले कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में महापौर बीना अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक हाजी मोहम्मद यूसुफ अंसारी आकर सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराएंगे। कर्मचारियों का शोषण न हो, संघ के महामंत्री अमर सिंह सावंत द्वारा ये शपथ ग्रहण समारोह है जिसके अंदर मुरादाबाद के विभिन्न देखिए जनाब, आज की जो मीटिंग हमने आहूत की गई है उस मीटिंग का जो फोकस है, इस मीटिंग का जो मकसद है, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ नगर निगम जो पिछले दिन हमने नवगठित कमेटी हमने गठित की है, 2 जुलाई को दिन के 2 बजे नगर निगम सभागार के अंदर शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्य अतिथि सिटी कमिश्नर नगर निगम, शहर विधायक यूसुफ अंसारी जी, नगर निगम की महापौर श्रीमती बीना अग्रवाल जी, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त एमएलसी साहब यहाँ पधार रहे हैं अतिथि के तौर पर, जिसके अंदर 20 डिपार्टमेंट के लोग शिरकत कर रहे हैं। नवगठित पदाधिकारी की शपथ ग्रहण समारोह होगी। ये हम आपको याद दिला दें, किसी भी हालत पर, किसी भी सूरत पर कर्मचारियों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उनके अधिकारियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की प्रमोशन की बात हो, कर्मचारियों को पटल की बात हो, किसी भी सूरत पर कर्मचारियों का अधिकारों का हनन नहीं होंगे। हालांकि संघ हमारा दलित कर्मचारियों के लिए काम करता है, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि अन्य जो कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सभी कर्मचारियों के लिए हम काम करते हैं। 2 जुलाई के अंदर का जो कार्यक्रम है उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये मीटिंग आहूत की गई है। कर्मचारियों की जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई हैं और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम ऐसा हो, एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हमारा हो और काफ़ी दिनों तक उसको याद किया जाए। क्या अपील करेंगे? अपील हमने ये की है कि कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकारियों के लिए भारी से भारी तादाद में कार्यक्रम में आप पहुँचें। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि महानगर से 15 डिपार्टमेंट से हमने जो संगठन चलते हैं उनको निमंत्रण दिया है और लगभग 150 विभिन्न संगठनों से पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम में आने की संभावना है। जो प्रांतीय हमारे अध्यक्ष हैं, प्रांतीय महामंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। बीमा अभिकर्ता संघ का एक वार्षिक अधिवेशन कांट रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। बीमा अभिकर्ता संघ की ब्रांच 2 रामगंगा बिहार के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद कानपुर एवं मेरठ से आए सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि बीमा अभिकर्ताओं को अपनी समस्याएं पदाधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। संघ का काम अभिकर्ताओं की समस्याओं को हल कराने का है। इसके अलावा ट्रॉफी कंपटीशन में भी अभिकर्ताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। दो ब्रांचें हमने दी हैं, जैसा भी हम ये हमारी 6ठी या 7वीं ब्रांच है पर आना हुआ है। क्या है मेन पर्पज? हमारा मेन पर्पज है अपने लियाफी के संगठन को मजबूत करना और जहाँ कोई किसी ब्रांचों में कोई दिक्कत है उन्हें दूर करना। दूसरी चीज़ें, हमारा एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, ट्रॉफी कंपटीशन,
हम ज़्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं 30 जून तक जो हमारा कंपटीशन है ट्रॉफी का, जो सेंट्रल ऑफिस की ट्रॉफी है, वो सभी लोग जीत पाएँ, अधिक से अधिक संख्या में वो लोग जीतें। वो 12 पॉलिसी पे हमारा वो है ट्रॉफी है, कॉर्पोरेट ट्रॉफी है। और क्या इसके लिए ये कि कुछ हमारी डिमांड्स ऐसी हैं, जो हमारा फिक्स एजुकेशन चल रहा था 2 अक्टूबर को हमारी एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है। जो रैली दिल्ली में होंगी उसमें कुछ हमारी डिमांड्स की बात है, तो उसमें शायद हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें एड्रेस करेंगे। किन डिमांडों को लेकर वहाँ पर कमीशन के लिए है, एजेंट्स कमीशन का है, जो एडिक्ट कमीशन के बारे में है, 44 के बारे में है, ये कुछ हमारी समस्याएं हैं जो मेन हैं। इन सभी पाकबड़ा में हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा आज़मीन हज को सूटकेस वितरित किए गए। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन हज को सूटकेस वितरण का प्रोग्राम मदरसा अब्दुल गफूर नईमी निकट जामा मस्जिद पाकबड़ा हाफिज शम्मे आलम द्वारा किया गया तथा सूटकेस वितरण का प्रोग्राम बुध 24 जून से शुरू हुआ है और 27 जून 2015 तक जारी रहेगा। हाफिज शम्मे आलम जिला हज ट्रेनर ने कहा कि 2015 में हज पर जिला मुरादाबाद से जाने वालों की संख्या 1434 है। खुश नसीब है वो लोग जो हज बैतुल्ला की जियारत को जा रहे हैं, वो लोग अपने घर वालों और मुल्क की अमन व अमान की दुआ करें। जिले के सभी हज पर जाने वालों को सूटकेस मदरसा की तरफ से वितरित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाजी जाहिद हुसैन, हाजी तबारक, मुंशी लियाकत, शाहनवाज, जफरकारी, मुबीन यामीन पहलवान, मोहम्मद उमर, हाजी ताहिर हुसैन आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम किया गया है? हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, उनको बैग तकसीम करे गए और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन लोगों का हज कबूल हो और साथ खैरियत के लिए अपने वतन आए, हमारे वतन का नाम रोशन भी करें, वहाँ पर किसी तरह की लोगों की परेशानी ना हो। इसलिए यहाँ पे ये एक से ही बैग, जैसे और विदेशों के भी हाजी इसी तरह से आते हैं, हमारे यहाँ के अलग अलग तरीके से हम जाते थे, तो अब के ये अच्छा प्रोग्राम बना है कि जो सबके लोगों की बैग एक से हो गए। मैं सभी लोगों को हज की बहुत बहुत गहराई के साथ दिली मुबारकबाद देता हूँ कि साथ खैरियत थी मस्जिद पाकबड़ा। अच्छा, आज ये क्या किया गया, कौन सा मदरसा है आपका? ये मदरसा अब्दुल गफूर नईमी जो जामा मस्जिद के बराबर में है, नज़दीक है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के आज़मीन हज यानी हज पर रवाना होने वाले आज़मीन हज हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को ये वो खुश नसीब हैं कि एक अच्छा फरीज़ा अदा करने का एक मौका फराहम किया है। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के जितने भी आज़मीन हज हैं, उन तमाम ही आज़मीन हज को जो हज कमेटी के तरफ से जो ये बैग दिए जा रहे हैं, तो उसका एहतमाम हमारे इस मदरसे अब्दुल गफूर नईमी नज़दीक जामा मस्जिद पाकबड़ा ही में किया गया है। हज कमेटी द्वारा आपको क्या बनाया गया है? मुझे यहाँ पर यानी ज़िला ट्रेनर मुझे बनाया गया है यहाँ पर। ये कितने दिन तक प्रोग्राम चलेगा आपका? ये आज 24, 25, 26, 27 जो आज़मीन रह गए हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग आज यहाँ हाजिर ना हो पाए हैं, वो सिटी चैनल के ज़रिए उनको मैं ये पैगाम दूँगा कि वो कल 25, 26, 27 में यहाँ आएँ, अपने बैग इसके साथ साथ 27 तक और आएँ और बैग ले जाएँ। एक बॉम्बे से एक वाउचर आया है पीले कलर का, वो अपने साथ लेकर आए, जिसमें कवर नंबर भी लिखा हुआ है। मैं बार फिर पेश करूँगा उन आज़मीन हज को और दुआ करूँगा, और उनसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि जब वो वहाँ हज बैतुल्ला पहुँचें तो तमाम ही मुल्क की अवाम यानी अहले ईमान के लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम आफात से बचाए और अच्छे अमल की तौफीक बख्शे और हमारे इस मुल्क में अमन व अमान, चैन, सुकून अता फरमाए। यह वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें ले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। बिलारी में एसडीएम कार्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तरीय एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, गन्ना का बकाया एवं ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा आदि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधानसभा के कई गांवों के किसान एसडीएम कोर्ट पर धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें पूर्व राजस्व मंत्री विजेंद्र सिरोही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में किसान बहुत परेशान है, उसे हर तरफ से नुकसान हो रहा है, अपने हक के लिए धरना देना पड़ता है। कहा कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के मुआवजे के तौर पर प्रदेश सरकार को धनराशि भेज दी है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उसे किसानों में नहीं बांटा है। कहा कि इतना बड़ा काम लेखपालों के हाथ में दे दिया गया है, लेखपाल मनचाही रिपोर्ट बना रहे हैं। यदि उन्हें कोई किसान रिश्वत देता है तो उसका रकबा बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई भी लेखपाल या तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राजस्व मंत्री वीरेंद्र सिरोही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, गुंडा राज कायम है, अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। थाना हो या फिर कचहरी या रजिस्ट्री ऑफिस, हर जगह दलाल सक्रिय हो गए हैं, बिना दलालों के कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि यदि 29 तारीख को जिलाधिकारी के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर उसके बाद भी किसानों को मुआवजा, बिजली और गन्ने का भुगतान नहीं दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन विपिन सक्सेना ने किया। धरने में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश सैनी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर सुशील सिंह, विधानसभा प्रभारी मुकुल पांडे, नगर अध्यक्ष केपी राणा, रिटायर्ड सीओ रणवीर सिंह, वरिष्ठ नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह, सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर मदन बंसल, निशा त्यागी, बीना गुप्ता, सुरेश सैनी, अभिषेक राठौर, परमेश्वर नाथ गोस्वामी, हरिओम सैनी, प्रदीप चौधरी, अविकल राठौर, पंकज ठाकुर, सुरेंद्र मौर्य, डॉक्टर राजीव सैनी, डॉक्टर खेमपाल सिंह, अंकुर भटनागर आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। एक नियम होता है कि किसान को किस प्रकार से उसका फसल का मुआवजा मिले। पहले ये हुआ करता था कि लोगों के पास राजस्व हुआ रहा और ये फसल का मुआवजा और लाभ मेरे पास था। अक्सर ये होता था यदि किसान का 50% नुकसान हुआ, 50% से कम किसान को मुआवजा नहीं मिला। एक बात है, की बात है, ये पहली बार हुआ है। अधिकारी सेवा बनकर बहुत सारे विधायकों ने पैसा बांटा, इनको अधिकारी नहीं ऐसा करेगा। और किसानों को जाति में बांटने का काम भी किया है इन्होंने। विशेष जाति के खातों को पैसा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बहुत सारी घटना है। किसान भाग के धरना देना पड़े सारा भारतवर्ष में, इससे कोई बात हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने सरकार के किसानों के प्रति संवेदनशील, किसानों के साथ किसान वोट लेकर नहीं गए थे, झूठ बोला होगा। किसान वोट वाला वो वोट बोलता है जो देश का प्रश्न लोग नगर के अध्यक्ष केपी राणा जी और हम सबके लिए ये बहुत खास का विषय है कि दूर दराज से आए सभी हमारे ग्रामीणवासी तथा हमारी मातृशक्ति और हम सबके बीच में हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपने बहुत देर से सब कुछ सुन रहे हैं। बस मैं आपसे दो बात पूछूंगा कि यहाँ जितने भी किसान भाई आए हुए हैं, केवल हाथ बनाकर बताएं कि उन्हें कितने लोगों को उनकी जमीन में
कितना हुआ है, कितना मुआवजा किसानों को दिया है और कितना वो देने जा रहे हैं। इस बात को सीधी सीधी समझने मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के गुजर को समझता हूँ। आज तक जब से देश आजाद हुआ है किसान के साथ अन्याय हुआ है। ना तो उसके बच्चे की पढ़ाई होती है, ना लिखाई होती है, और अगर सिपाही की नौकरी के लिए भी जाते हैं। बिलारी क्षेत्र के गांव बीरमपुर में बिजली विभाग की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां पर विद्युत पोल में करंट उतर आने से एक भैंस की मौत हो गई। बिलारी क्षेत्र के गांव बीरमपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव बीरमपुर निवासी विजेंद्र जाटव का मकान गांव की आबादी के बीच में है। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे उसका बेटा भैंस को नहलाने के लिए लेकर जा रहा था कि रास्ते में खड़े बिजली के पोल पर एक तार लटका हुआ था, जिसमें करंट प्रभावित हो रहा था। अचानक भैंस का पैर नाली में चला गया और करंट ने भैंस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा देखकर परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आरोप लगाया कि पूर्व में भी इस संबंध में बिजली विभाग को अवगत कराया गया, कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, परंतु बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर आकर इसको ठीक नहीं करते, जिसके कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में ग्राम प्रधान बाबू हुसैन, राहुल, ओमपाल, लाखन, डोरी, रणवीर सिंह, लक्ष्मण, भूकन, श्यामलाल, लक्ष्मी, भागवती, माया, रानी, शकुंतला आदि भी उपस्थित थे। ये ग्राम बीरमपुर की घटना है और ये मेरा भांजा करीबन 12 साल का, वो भैंस को घर से पानी पिलाकर घेर में बांधने जा रहा था। ऐसे ही एक खंबे से तार टच हो रहा था, तो तार टच होने से नाली में जो पानी है, नाली में उस पर करंट आ रहा था। करंट आने से भैंस का पैर पानी में रखा गया। पैर में करंट आने से भैंस वही मौके पर ख़त्म हो गई। जो लड़का जंजीर पकड़ रहा था उसमें करंट आया, तो लड़के ने जंजीर छोड़ दी और वो भैंस मौके पे ही खत्म हो गई। अच्छा, इसमें क्या लगता है किसकी लापरवाही है इसमें? ये लापरवाही बिजली विभाग की है, क्योंकि कल इस खंबे पे चढ़ के इस खंबे पे कल भी तार संवारा था रेलमैन ने, तो कल भी इस पर लापरवाही छोड़ गया। आज मौके पे ही कल 24 घंटे के अंदर ये घटना हो गई। कितना नुकसान मामला है? लगभग ये 35 से 40 हज़ार की भैंस है। शिकायत की इस बारे में? शिकायत तो हमें करी थी, जे हिसाब से बात हुई थी, जे हिसाब कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब बरेली से जांच करने आएंगे, मगर ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जे हिसाब खुद मौके पर आके। बिलारी क्षेत्र के किसानों को मुआवजा न दिए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सांकेतिक रूप से जाम लगाया। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा न मिलने का मुद्दा हर संगठन तथा हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठा रखा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किसानों के घर पर अनाज नहीं है, बच्चों को पढ़ाने और बेटियों की शादी करने के लिए किसान के पास पैसे भी नहीं है, लेकिन किसान की कोई सुनने वाला भी नहीं है। मुआवजा दिलाने की मांग उठाने वाले संगठन भी चुप बैठ जाते हैं। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में ग्राम चांदपुर और टांडा के ग्रामीण बड़ी संख्या में तहसील पहुंचे और गांव में गलत सर्वे के विरोध में हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाया। कहा कि तहसील कर्मियों द्वारा गांव में गलत सर्वे कराया जा रहा है, लेखपाल अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और पैसे की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सर्वे सही तरीके से नहीं कराया गया और बकाया भुगतान जल्दी नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करेगी और हाईवे जाम कर दिया जाएगा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष मनोज चौधरी, चौधरी जयवीर सिंह, बीरेंद्र सिंह, चंद्रसेन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रशीद, राम सिंह, परम सिंह, जयपाल सिंह, शरीफ अहमद, सलमान, जगदीश आदि किसान उपस्थित रहे।
ऐसा था, चांदपुर गणेश गांव है हमारा और टांडा अमरपुर, इनमें लेखपाल नहीं गए और उन्होंने जो है यहीं बैठ के सूची बना ली। आधा गांव सर्वे से रह गया है, इसलिए सब किसान यूनियन के लोग यहाँ आए हैं, एसडीएम को ज्ञापन दिया है और ये यहाँ जो है सांकेतिक धरना दिया है और अगर नहीं कराया तो फिर जो है निश्चितकालीन धरना लगेगा। बिलारी में बरसात के कारण टूर्नामेंट के लिए तैयार की गई पिच खराब हो गई है, जिसके कारण टूर्नामेंट स्थगित किया गया है। बिलारी नगर के डाक बंगले के निकट स्थित MAJMI इंटर कॉलेज के मैदान पर 25 जून की सुबह से शुरू होने जा रहे अंडर 14 जौहर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट बरसात हो जाने के कारण पिच खराब होने की वजह से स्थगित कर दिया गया है। बुधवार की सुबह टूर्नामेंट के आयोजक और कॉलेज के प्रबंधक मोहम्मद फहीम एडवोकेट और बिलारी क्रिकेट एकेडमी के संचालक आरेंद्र बड़गौती आदि ने पिच का दौरा किया। जब मोहम्मद फहीम ने पिच क्यूरेटर से जानकारी की तो पिच क्यूरेटर ने बताया कि पिच की स्थिति अभी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लायक नहीं है। बताया कि ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर आयोजन कमेटी ने बैठक करके टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। इस दौरान कई टीमों के खिलाड़ी भी जौहर कॉलेज के मैदान पर जमा थे। कॉलेज प्रबंधक मोहम्मद फहीम एडवोकेट ने बताया कि 25 जून से अंडर 14 जौहर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा था, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बिलारी विधायक हाजी मोहम्मद इरफान द्वारा मैच के दौरान मुरादाबाद के डीएम दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता भी रहनी थी, लेकिन तेज बारिश हो जाने के कारण पिच की स्थिति खराब होने पर टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है। बताया कि टूर्नामेंट की सभी तैयारियां पूरी हैं, ट्रायल करके टीमों का चयन कर लिया गया है और नए सिरे से टूर्नामेंट की तारीख तय की जाएगी। बताया कि मैच स्थगित होने की सूचना मुख्य अतिथि विधायक हाजी मोहम्मद इरफान व डीएम मुरादाबाद दीपक अग्रवाल को दे दी गई है। इस दौरान सभासद देवेश शर्मा, शीलू गुप्ता, श्याम गुप्ता, बबलू गुप्ता, शाहनवाज खान, प्रशांत गुप्ता, शिखर बड़गौती, सौरभ यादव, मोहम्मद आरिफ आदि लोग मौजूद थे। जो कल हमारा टूर्नामेंट शुरू होने वाला था तो हम तैयार थे, आज आके देखा तो कल बारिश पड़ी थी, इस वजह से विकेट की हालत बेकार हो गई। अब जब भी टूर्नामेंट आगे शुरू होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जो कल 25 तारीख को जिसका इनॉग्रेशन माननीय विधायक जी के हाथों से होना था, हमारे होनहार ज़िले के डीएम साहब जिन्होंने टाइम दिया था, वो भी क्रिकेट से बहुत प्रेम रखते हैं, उनकी अध्यक्षता में कल इस लीग का इनॉग्रेशन होना था। लेकिन बारिश के कारण मैदान गीला हो गया और पिच पर भी काफ़ी बारिश होने की वजह से पिच भी इस लायक नहीं हो पा रही कि कल हम लोग जो है इसका इनॉग्रेशन कर पाएँ। तो आज पिच क्यूरेटर हमारे मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए, हमारे बड़े भाई जो आरेंद्र बड़गौती साहब हैं, उनके साथ पिच क्यूरेटर ने पिच का मुआयना किया। पिच का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि ये पिच अब इस लायक नहीं हो पा रही है कि कल इस पे जो है मैच होया जाए। तो हम लोगों ने गुजारिश की उनसे कि फिर क्या हालात रहेंगे, तो उन्होंने बताया अगर 3 से 4 दिन तक बारिश नहीं होती है तो फिर इस पिच की हालात दोबारा से ठीक हो जाएगी, ग्राउंड बेहतर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज हमारी सारी टीम्स आ गई थी यहाँ पर, हमने 4 टीमें बनाई हैं लीग की। अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट है, 4 टीमें तैयार हो चुकी हैं, चारों का फिक्चर तैयार हो चुका है। बस मैदान की वजह से आज जो है कल जो है मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला हम जो है इनसे 4-5 दिन में अपना जो टूर्नामेंट हमारा आयोजन होना है उसका हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द लीग मैच खिलाएं। जो 25 तारीख से 25 जून से शुरू होने वाली थी उसको लेकर हम लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन मौसम ने थोड़ा धोखा दे दिया और जिसकी वजह से पिच को काफ़ी नुकसान हुआ। अब क्यूरेटर ने पिच का निरीक्षण करने के बाद ये बताया कि लगभग अगर बारिश नहीं होती है 3-4 दिन तो बहुत जल्दी विकेट तैयार हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में हमारी ये लीग शुरू होने की पूरी संभावना है। और हमारा टूर्नामेंट का पूरा फिक्चर तैयार है। हाइट एंड वेट के आधार पर अंडर 14 का ये टूर्नामेंट था। एक ऐसा टूर्नामेंट, ऐतिहासिक टूर्नामेंट था ये मुरादाबाद ज़िले के अंदर, जो आज तक अभी इस वर्ग के बच्चों का हुआ नहीं है। इस वर्ग में मुरादाबाद ज़िले के अंदर के साथ साथ आसपास के ज़िले के जो अच्छे होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अंडर। बिलारी के कोतवाली प्रांगण में अमन कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बिलारी कोतवाली में अमन सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से अमन कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने की। बैठक में
उपस्थित गणमान्य लोगों से कहा गया कि इस समय पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए अगर कहीं भी किसी तरह की कोई बात या विवाद हो तो तुरंत ही स्थानीय कोतवाली में संपर्क करें। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि यदि कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें। बैठक में सफाई निरीक्षक पवन कुमार को निर्देशित किया गया कि नगर में पूर्ण रूप से सफाई की व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा बदले हुए शेड्यूल में विद्युत की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है, कहा कि विद्युत आपूर्ति सही कराई जाए। बैठक में शहर इमाम सदाकत हुसैन, भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी उस्मान एडवोकेट, तहसीलदार बीके कुशवाहा, एसएसआई विजेंद्र राणा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन, प्रधान कल्याण सिंह, पंकज यादव, आदिश जैन, भारत सिंह यादव, बबलू प्रधान, खलील अहमद, रामोतार यादव, अमित सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। कोई ऐसी समस्या, कोई इस तरह के कोई बात विवाद ना हो कि पवित्र दिनों में भी हम लोग आपस में लड़ें और विवाद करें। तो मैं इसके आगे कुछ ना कहने के लिए आगे से सीओ साहब को बोलूँगा कि पहले बताएं कि इसकी सब जानकारी दें कि क्षेत्र में किस तरह क्या है और किस तरह ये रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए साहब से कहूँगा कि कुछ मार्गदर्शन करें। मौके पर मुलाकात हो रही है, जब आदमी सब बैर भाव बुराइयों को छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हुक्म है कि सवाब के काम करिए, दान कीजिए, इबादत करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलिए। क्यों सब ऐसे ही है? तो ये ऐसा आत्मनियंत्रण है सबसे कठिन। हर आदमी दूसरे को तो नियंत्रित करने का प्रयास। आज कोतवाली बिलारी में, कोतवाली क्षेत्र बिलारी से मुताल्लिक तमाम जनप्रतिनिधियों की एक शांति समिति की अमन कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ख़ासकर ये जो रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है उसे हम कैसे मनाएं, इसके बारे में बात चल रही है। मैं इस रमज़ानुल मुबारक महीने के नाम से तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ रोज़ा सिर्फ खाने पीने और सोहबत से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपने जिस्म के उन तमाम हिस्सों को, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ज़ुबान, इन तमाम को हर बुराई से रोकने का नाम है। और जब तक इन तमाम हिस्सों को हम बुराई से नहीं रोकेंगे तब तक रोज़े की खुसूसियत, रोज़े की असलियत तक हम लोग नहीं पहुंच सकेंगे। मैं इस मीटिंग के माध्यम से तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम इस रमज़ान के महीने को अपने साल भर के लिए एक तरबियत समझें, एक ट्रेनिंग समझें एक महीने की, ठीक उसी तरह से कि जब हम इस एक महीने में जिस तरह से तमाम बुराइयों से तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।